वो साल था 1913 जब एक अजीब सा लेटर कैम्ब्रिज के मैथमेटिशियन जीएच हार्डी के घर पहुंचता है। यह लेटर लिखा है भारत के एक यंग लड़के ने, जो एक गरीब घर से है, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया है, बट उन्होंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं और वह फीडबैक चाहता है। हार्डी जब उन पेपर्स को देखता है तो हैरान रह जाता है। ये फार्मूला जितने कॉम्प्लेक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वर्ल्ड के कई बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी इन्हें समझने में स्ट्रगल कर सकते हैं और कई पन्ने खर्च करके भी शायद ही इसे सोल्व कर सके। यह काम किसी साधारण इंसान का नहीं हो सकता। यह काम सिर्फ एक जीनियस का है, वो भी ऐसा जीनियस जैसा कि पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा। भारत का यह गरीब लड़का जो सूत्रों को जुनूनी ढंग से लिखता है और मानता है कि ये फॉर्मूला देवताओं का मैसेजेस है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में हर मोड़ पर मौत की छाया मंडराती रहती है। एक मैथमेटिशियन जिसकी रचनात्मक प्रतिभा शायद औपचारिक शिक्षा से नहीं बल्कि उसकी कमी से उत्पन्न हुई। आज भी कई लोगों के लिए उनके मिस्टीरियस फॉर्मूलाज पूरी तरह समझ से परे हैं। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो अगर सिचुएशन डिफरेंट होती तो शायद दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों को वो पा सकते थे। यह हिस्ट्री के सबसे महानतम दिमागों में से एक श्रीनिवासा रामानुजन, जिन्हें द मैन हू न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। In 2012, former Prime Minister Manmohan Singh declared December 22nd as National Mathematics Day. उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। ये उनकी दुखद पर महान कहानी है। यह वीडियो मुख्य रूप से रॉबर्ट कनिंगल की किताब द मैन हू न्यू इन्फिनिटी पर बेस्ड है। वे अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले फॉर्मूलाज लिखे जो ब्लैक होल की थ्योरी समझने में काम आई, लेकिन इसको समझने के लिए समय में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। उनके पिता कुपुस्वामी श्रीनिवासा यंगर एक साड़ी की दुकान पर काम करते हैं। उन्हें हर महीने सिर्फ 20 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर का खर्चा निकालना मुश्किल होता था। उनकी माँ कोमलता मंदिरों में भजन कर घर चलाने में मदद करती थी। रामानुजन बड़ी दुआओं और प्रार्थनाओं से पैदा हुए थे। उनके माता पिता के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर नामाकल के नामगिरी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में जाया करते थे, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार स्वामी नरसिम्हा को समर्पित है। नामगिरी देवी उनकी कुल देवी मानी जाती है और यही वो संतान के जन्म के लिए प्रार्थनाएं करते थे। बड़ी प्रार्थनाओं से उनके घर में पहले संतान के रूप में रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन 3 साल तक कुछ बोलते ही नहीं थे। तब घर वालों को लगने लगा कि ये गूंगा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जब ये बच्चा बोलेगा तो इसकी गूंज पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। उनकी माता पिता को राहत तब मिली जब एक दिन रामानुजन अचानक बिना किसी ट्रीटमेंट के बोलने लगे। 5 साल के एज में पास ही के लोकल स्कूल में नामांकन हो गया। उनके पिता हमेशा काम में बिजी रहते, इसलिए उनका बचपन माँ के संरक्षण में ही बीता, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिशन, पुरानाज, रिलीजियस सॉन्ग की शिक्षा दी। वो हमेशा अक्सर अपनी माँ के साथ मंदिरों में पूजा करने के लिए जाया करते थे। यही वजह थी कि उनके मन में भगवान के लिए गहरी आस्था थी। रामानुजन बचपन से ही क्यूट और थॉटफुल थे। स्कूल जाते तो अक्सर टीचर से क्लैश हो जाता, क्योंकि वो रिजिड सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते थे। जब वो तीसरी कक्षा में थे तब एक शिक्षक ने एक बुनियादी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षक ने कहा, किसी भी संख्या को स्वयं से विभाजित करने पर परिणाम हमेशा एक होता है। वह कहते हैं कि चाहे आप 3 फलों को 3 लोगों में बांटो या 1000 फलों को 1000 लोगों में, प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा। तभी रामानुजन बोल पड़े, लेकिन क्या शून्य को शून्य से विभाजित करने पर भी एक ही आएगा? अगर कोई फल किसी को बांटा ही ना जाए फिर भी क्या प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा? जब यह सवाल टीचर ने सुना तो हैरान रह गए। मात्र तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़के से ऐसी सवाल सुनकर कोई भी चकित रह जाएगा। धीरे धीरे वो क्लास के सबसे होनहार छात्र बन गए। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को वो ऐसे सोल्व करते जैसे उनके लिए वो एक साधारण सा पजल हो। उनकी प्रतिभा स्कूल के लिए भी उपयोगी साबित होती रही। जब 1200 छात्रों को 3 दर्जन शिक्षकों में विशेष मामलों और व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बांटना होता है तो वो रामानुजन से मदद मांगते हैं। जब वे 16 साल के थे तब उनको एक किताब मिलती है जिसमें करीब 5000 थ्योरम्स एंड इक्वेशंस थे। गणित में प्रमाण ही सब कुछ है। मैथमेटिशियन को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना पड़ता है कि ये समीकरण सत्य कैसे है, लेकिन इस किताब में शायद ही कोई प्रमाण दिया गया हो। रामानुजन के लिए इस किताब का हर समीकरण एक ऐसी पहेली है जो हल होने की प्रतीक्षा कर रही है। वो इनका समाधान भी अपने तरीके से देते हैं जो एकेडमिक तरीकों से अलग है पर सही है। यह बुक उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। वे सिर्फ संख्याओं का अध्ययन ही नहीं कहते हैं, बल्कि वे उनके प्रति एक तरह के धार्मिक भक्ति विकसित कर लेते हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वे एक समर्पित हिंदू हैं, जिसका विश्वास बहुत गहरा है। वह अक्सर स्थानीय मंदिर जाते हैं, घर पर धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, लेकिन उनकी भक्ति जाति परंपराओं से परे है। वह नियमित रूप से परिवार की कुल देवी नामगिरी को प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रामानुजन मैथमेटिक्स को सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं मानते थे, वो इसे भगवान का दिया हुआ डिवाइन नॉलेज मानते थे। उनका कहना था कि एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेस ए थॉट ऑफ गॉड, क्योंकि उनका मानना था कि कोई देवी उनके स्वप्न में आकर सूत्र बताकर चले जाते हैं और वो देवी कोई और नहीं बल्कि वो नामगिरी देवी होती थी। उनकी नोटबुक्स फॉर्मूलाज और थ्योरम से भरे रहते थे। ये नोटबुक ही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजर थी। उनकी यही प्रतिभा देखकर उनसे कयास लगाए जाने लगे कि वह कॉलेज के परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लाएंगे, लेकिन रामानुजन पूरी तरह से बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन में डूबे रहते हैं। उसके गंभीर परिणाम होते हैं। जब उनको टीचर इतिहास पढ़ाते तो वो सूत्र लिख रहे होते थे। अंततः रामानुजन अपनी छात्रवृत्ति खो देते हैं और कॉलेज का एक सत्र ही उनके पिता के 1.5 महीने की सैलरी के बराबर होता है। उन पर दबाव रहता है कि वह हर सब्जेक्ट में अच्छा करें, पर उनको डर रहता कि कहीं हम गणित से दूर न हो जाएं, जिसके लिए हम जीते हैं। अंततः कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं और वह एक अलग कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर से असफल हो जाते हैं। अब रामानुजन अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में हैं और नौकरी के तलाश में हैं। उनकी प्रतिभा को तो सब जानते हैं और मानते हैं, पर अकादमिक दुनिया में उनका कोई स्थान नहीं था। इसी बीच उनकी माँ उनकी शादी एक 9 वर्ष की कन्या के साथ कर देते हैं, जो कि उस समय यह नॉर्मल होता था। लेकिन यह शादी उनके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं लाती है और रामानुजन पर अभी भी जीविका कमाने का दबाव रहता है। वह जहाँ भी जाते हैं अपने पास व्यक्तिगत नोटबुक रखते हैं, जो नियमित रूप से काफी पुराना और घिस गया है, जो समीकरणों और प्रमेयों से भरा है। इनमें 3 नोटबुक आज भी मौजूद हैं, हालांकि संभवतः उनके पास और भी होगी, और उन नोटबुक में काफी सारा थ्योरम्स एंड इक्वेशन थे। रामानुजन के लिए उनकी नोटबुक उनकी खोजों का एक विशाल संग्रह है और उनको विश्वास था कि ये नोटबुक देखकर गणित से संबंधित कोई भी उन्हें नौकरी दे सकता है। अंततः पुणे में इंडियन मैथमेटिशियन सोसाइटी का कोई व्यक्ति उनकी क्षमता देखता है और उनकी क्षमता पर विश्वास करता है, और वो इनको छूट देता है कि रामानुजन पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर ध्यान दे सके, और जल्द ही वो अपनी पहली पेपर प्रकाशित करते हैं। यह बर्नौली संख्याओं पर एक लेख है जो अनंत योगों से निपटने में उनकी प्रतिभा को दर्शाता था। फिर भी उनकी प्रतिभा को कोई नहीं पहचानता है और सोसाइटी से मिलने वाली तनख्वाह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उनको जीविका चलाने के लिए मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी भी करना पड़ता है। इसलिए उनको कई लोग बार बार पश्चिम के गणितज्ञों से संपर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं और रामानुजन पत्र लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर अंततः वह गॉडफ्रे हेराल्ड हार्डी को लेटर लिखते हैं, जो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक उभरते हुए मैथमेटिशियन एंड फेलो हैं। उस समय कैम्ब्रिज को इंग्लैंड में मैथमेटिक्स का सेंटर माना जाता था। हार्डी केवल 35 ईयर्स के हैं, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। यह लेटर हार्डी और रामानुजन के लिए सब कुछ बदलने वाला था। G.H. हार्डी रामानुजन से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के आदमी थे। गणित में गहरी रुचि है, पर भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि वो नास्तिक थे। वहीं दूसरी तरफ रामानुजन एक डीपली स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। ईश्वर पर उनका इतना गहरा विश्वास था कि वो कहा करते थे कि जो इक्वेशन भगवान के विचार को रिफ्लेक्ट ना करे उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर हार्डी को कई चीजें नापसंद है, इंग्लैंड का मौसम, घड़ियां और पॉलिटिकल लीडर, लेकिन कुछ उनकी पसंदीदा चीज भी है, क्रॉसवर्ड, पहेलियां और क्रिकेट। वह न केवल इस खेल को पसंद करते हैं, बल्कि इस खेल को वह स्वयं खेलते हैं, देखते हैं और उनके चैंपियंस को स्टडी भी करते हैं। और निश्चित रूप से हार्डी एक प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन है, जिसे 20th सेंचुरी के मोस्ट टैलेंटेड मैथमेटिशियंस ऑफ ब्रिटिशर्स में से एक माना जाता है। उनके हार्ड वर्क को मॉडर्न मैथमेटिक्स को आकार देने में महत्वपूर्ण माना जाता है। जब रामानुजन का लेटर 1913 में हार्डी के पास पहुंचता है, बाद में इसी लेटर को हार्डी अपने जीवन के सबसे वैल्यूएबल लेटर कहने वाले हैं। लेटर का फर्स्ट लाइन बेहद स्पष्ट है, प्रिय महोदय, मैं स्वयं को आपके सामने एक क्लर्क के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, जो मद्रास के पोर्ट
बोर्ड ट्रस्ट के लेखा विभाग में केवल 20 पाउंड के वेतन पर काम करता हूँ। अब मैं लगभग 23 वर्ष का हूँ। मुझे कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं मिली है। रामानुजन लिखते हैं कि वे खाली समय में मैथमेटिक्स को सोल्व करता है और वो खुद को टैलेंटेड कहने से नहीं हिचकते। आगे कहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के पारंपरिक पाठ्यक्रम से नहीं गुजरा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए एक रास्ता बना रहा हूँ। मैंने डिवर्जेंट सीरीज थ्योरी की विशेष जांच की है और मुझे जो रिजल्ट मिले हैं उन्हें लोकल मैथमेटिशियन अनबिलीवेबल कहते हैं। हार्डी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रामानुजन उनके द्वारा पब्लिश एक पेपर का उल्लेख करते हैं जिसमें हार्डी ने दशकों पुराने प्राइम नंबर का जिक्र किया था। हार्डी ने कहा था कि एक विशेष नंबर को सटीक क्रम में नहीं किया जा सकता। लेटर में रामानुजन इससे डिसएग्री करते हैं और एक नया सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। हार्डी को यह अनबिलीवेबल लगता है। एक पुअर क्लर्क विथआउट कॉलेज डिग्री के दावा करता है कि वह हिस्ट्री के कुछ सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन से बेहतर जानता है। लेकिन रामानुजन यही नहीं रुकते। उन्होंने कम से कम 9 पन्नों में इक्वेशंस लिखे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे प्रकाशित हो सकते हैं, और वह निश्चित रूप से हार्डी का फीडबैक चाहता है। हार्डी उन सभी पन्नों को अध्ययन करते हैं जो कि किताब के खो में साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित है, लेकिन चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। नंबर एंड सिंबल तो जाना पहचाना है, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो असाधारण है, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। सम इक्वेशंस स्पष्ट एंड क्लियर हैं बट असंभव लगते हैं, जैसे कि जिसमें रामानुजन दावा करते हैं कि सभी नेचुरल नंबर का योग इन्फिनिट नहीं होगा बल्कि -1/12 होगा। यह कथन आश्चर्यजनक रूप से सत्य है। हालांकि समान जोड़ के तरीकों से यह गलत होगा। यह अत्यधिक उन्नत संख्याओं पर निर्भर करता है। रामानुजन अपने नोट्स में कोई प्रूफ नहीं देते हैं, इसी वजह से हार्डी को शंका बना रहता है। उनको लगता है कि यह कोई प्रैंक तो नहीं। वह लेटर को साइड में रखकर अपने सामान्य कामों में लग जाते हैं, बट वह इक्वेशंस अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा होता है। क्या हो अगर यह सच में टैलेंटेड हो? हार्डी रामानुजन के लेटर को कैम्ब्रिज में लगभग हर किसी को दिखाते हैं। वह इसके कुछ हिस्सों को विशिष्ट क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को भी भेजते हैं और वे अपने सहयोगी लिटिल वुड से संपर्क करते हैं जो रामानुजन से सिर्फ 2 साल के बड़े हैं, और वह भी हार्डी की तरह ही अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे मैथमेटिशियन में से एक माना जाता है। दोनों घंटों तक फार्मूलाज पर मंथन करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक खोज होती है। हर फार्मूलाज न्यू नहीं है, फिर भी हाई लेवल का मैथमेटिशियन ही ऐसा कर सकता है। जितना अधिक वे इस पर रिसर्च करते हैं उतना ही वे चकित होते जाते हैं। हार्डी एंड लिटिल वुड निश्चित हो जाते हैं कि ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है, यह बहुत उन्नत किस्म का मैथमेटिशियन जान पड़ता है, और वे कंक्लूजन निकालते हैं कि ये फार्मूलाज प्रूफ होने चाहिए। अगर वे प्रूफ नहीं होते तो कोई भी इतनी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन्हें घट सके। यह केवल असाधारण मैथमेटिशियन ही नहीं बल्कि टैलेंटेड मैथमेटिशियन का काम है। अब हार्डी रामानुजन को जवाब देने का फैसला करता है। वह रामानुजन के विचारों से रोमांचित है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात पर जोर देता है, प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप, जो दिखाए कि रामानुजन अपने फार्मूलाज तक कैसे पहुंचा। हार्डी क्लियर करता है कि बिना प्रूफ के उनके काम के मूल्य को ठीक से आंका नहीं जा सकता, बट रामानुजन ने तो कभी भी ठीक से प्रूफ देना नहीं जानते थे। उनकी फेवरेट बुक सूत्रों का संग्रह में शायद ही कोई प्रूफ है। फिर भी हार्डी का लेटर एक्साइटेड से भरा रहता है। वह लिखता है कि वह इस बात से बहुत प्रभावित है कि रामानुजन विथआउट कॉलेज एजुकेशन के यह सभी डेवलप किया और उसके अच्छे काम रियल में पब्लिश हो सकता है। हार्डी चाहते हैं कि रामानुजन इंग्लैंड आए। जब रामानुजन को निमंत्रण मिलता है तो उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन वह नहीं जा सकते। इसलिए नहीं कि वह असफल परिणामों या डिग्री की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसके विश्वास के कारण, क्योंकि एक ब्राह्मण हिंदू के रूप में रामानुजन को समुद्र पार करने की परमिशन नहीं है। उस समय ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार करना अशुभ है, इसे पार करने से बहुत बड़ा पाप लगेगा, और ऊपर से रामानुजन जैसे समर्पित हिंदू इंग्लैंड जाते हैं तो उन्हें जाति से निष्कासित किया जा सकता है। वह अपने दोस्तों और परिवारों के घर में स्वागत नहीं हो सकता या मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकती। फिलहाल रामानुजन भारत से बंधा हुआ है, लेकिन रामानुजन को हार्डी से लेटर के जरिए बात होती रहती है, और हार्डी रामानुजन को कैम्ब्रिज लाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है ताकि उसकी प्रतिभा को निखारा जा सके और अंततः उसके असाधारण सूत्रों के बारे में आमने सामने से बात की जा सके। लेकिन एक व्यक्ति के पास रामानुजन को जाने देने की शक्ति है, उसकी माँ। उसकी माँ हमेशा उसके जीवन में एक केंद्रीय व्यक्ति रही है। वह सिर्फ माता ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी है। वे एक दूसरे को समझते हैं और उनके माँ के लिए ब्राह्मण जाति के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। वह अपने बेटे को समुद्र पार करने के विचार के सख्त खिलाफ है और रामानुजन के लिए उसकी असहमति का मेन रीजन है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो पूरा सिनेरियो
सिनेरियो ही चेंज कर देता है। उस रात रामानुजन की माँ को सपना आता है। इसमें वह अपने बेटे को यूरोपियों से घिरा हुआ देखती है। उसे अपने परिवार की कुल देवी नाम गिरी की आवाज सुनाई देती है। देवी उससे कहती है कि वह अपने बेटे के भाग्य के रास्ते में न आए, उस उद्देश्य को न रोके जिसके लिए वह जन्म लिया है। यह सपना रामानुजन के माता पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। उनके लिए यह एक स्पष्ट संकेत है, एक ऐसा संदेश जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। वह देवी की बात मानती है और रामानुजन को यूरोप जाने की अपनी परमिशन दे देती है। इस बीच हार्डी और उनके सहयोगी उसे छात्रवृत्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। किसी तरह वे मद्रास यूनिवर्सिटी को इसे समर्थन देने के लिए मना लेते हैं। वे उसे कैम्ब्रिज में 2 साल के प्रवास के लिए धन प्रदान करते हैं। अब रामानुजन के सामने कोई रुकावट नहीं है। वह अब वहां जा सकता है जहां मैथमेटिक्स के ग्रेटेस्ट माइंड हैं। 17 मार्च 1914 को वेस्टर्न कपड़ों के साथ यूरोप के लिए जहाज पर सवार होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में उनका नया जीवन वैसा तो कतई नहीं होने वाला था जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। लास्ट में यह वेस्टर्न कंट्री उन्हें तोड़ देगी। जब रामानुजन ब्रिटेन पहुंचते हैं तो वह अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, जो मद्रास से 10 गुना अधिक है। इंग्लैंड में उनके लिए सब कुछ नया था। इंग्लैंड का वेदर, इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लैंड का खाना, उनके लिए सब कुछ नया था। उन्हें अब चाकू और कांटों से खाना पड़ता है, जिसे वे डेंजरस मानते थे। वह कहते हैं कि उनको इंग्लिश नाम याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। उनको ये सब एकदम नया और थोड़ा असहज लगता है, बट उनको यही सोचकर आशाजनक लगता है कि यहाँ उनकी प्रतिभा का कदर होगा और उनको यहाँ सब समझेंगे। रामानुजन इस गणितीय स्वर्ग में होने से ही बहुत खुश हैं, जहाँ उनके विचारों को आश्चर्यजनक नजरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब उन्हें हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम करने का मौका है। 2 टॉप के मैथमेटिशियंस जिन्होंने उनके नोट्स को देखा और उसमें छिपी टैलेंट को पहचाना है। रामानुजन हार्डी और लिटिलवुड से सप्ताह में कई बार मिलते हैं। अब जब उनके बीच कोई समुद्र नहीं है, रामानुजन के लिए अपने विचारों को समझाना इजी हो जाता है। वह हार्डी और लिटिलवुड को आमने सामने उन फार्मूलाज को दिखा सकते हैं जिन्हें उसने बरसों की मेहनत और एकांत में डेवलप किए थे। जब हार्डी रामानुजन की नोटबुक्स की स्टडी करते हैं तो वह मैथमेटिक्स के प्रति और अट्रैक्ट हो जाते हैं। यह कैम्ब्रिज में पढ़ाए जाने वाले मैथमेटिशियन के तरीकों से बिल्कुल डिफरेंट है। हार्डी विशेष रूप से रामानुजन की अलजेब्रिक फार्मूलाज, इंडेफिनिट सीरीज के तरीकों से इंसाइट से प्रभावित है। उसके कुछ रिजल्ट्स 50 या 100 ईयर्स पहले अन्य मैथमेटिशियंस द्वारा खोजे गए थे। रामानुजन अक्सर उन्हें प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते थे, बट उनकी नोटबुक्स का काफी हिस्सा पूरी तरह से न्यू फार्मूला से बना है। उस समय हार्डी और लिटिलवुड सिर्फ रामानुजन के कामों पर ही वर्क कर रहे थे और अंदाजा लगाते हैं कि दशकों बाद भी मैथमेटिशियंस रामानुजन द्वारा लिखे गए फार्मूलाज की गहराई और रहस्य से जूझ रहे होंगे। हार्डी समझने लगते हैं कि रामानुजन नंबर से वेरी डीपली, लगभग आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार हार्डी कैब से रामानुजन से मिलने जाते हैं और कैब का नंबर 1729 देखते हैं। जब वह रामानुजन को इसके बारे में बताते हैं तो वह उसे एक मोनोटोनस नंबर कहते हैं, बट रामानुजन इसमें बहुत कुछ देखते हैं। रामानुजन तुरंत जवाब देते हैं कि 1729 एक अट्रैक्टिव नंबर है, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। घन संख्याएं वे हैं जो किसी संख्या को स्वयं 3 बार गुना करने पर मिलती है, जैसे 1 का घन, 2 का घन और इसी तरह आगे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का घन प्लस 2 का घन 9 होगा, उसी तरह 3 का घन प्लस 4 का घन 91 होगा। अगर हम 100 तक की सभी संख्याओं को सूचीबद्ध करें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर संख्याएं 2 घनों के योग के रूप में बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है, और अगर लिखी भी जा सकती है तो केवल एक ही तरीके से। यह 500, 1000 या यहाँ तक कि 1500 तक की सभी संख्याओं के लिए सत्य है, लेकिन 1729 पर यह बदल जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 1 का घन प्लस 12 का घन और 9 का घन प्लस 10 का घन के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुजन को इस संख्या के बारे में पहले से पता था, और जैसे ही हार्डी ने अपने टैक्सी का जिक्र किया उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। रियलिटी में मैथमेटिशियन ने इस बातचीत के बाद इन संख्याओं को टैक्सी कैब नंबर नाम दिया, लेकिन रामानुजन की संख्याओं की अनएक्सपेक्टेड थिंग को शायद उनके द्वारा पाई के साथ किए गए काम से सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, लेकिन
इसे विशेष बनाता है कि इसमें अनंत गैर दोहराने वाली अंक है। सदियों तक मैथमेटिशियन ने पाई को लिखने के लिए बेहतर से बेहतर तरीके खोजने पर काम किया। 17वीं सदी में फेमस जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज ने निम्नलिखित सूत्र लिखे। उनका सूत्र n पर अनंत योग का उपयोग करता है। हम इसे शुरुआत में n को शून्य के साथ प्रतिस्थापित करके अनुमानित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और शब्द जोड़ते हैं, लेकिन अब हम n को 1 के बराबर करते हैं, और अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आप वास्तविक मूल्य के करीब से करीब पहुंचते हैं। अगर हम इसे तोड़कर और पुनः व्यवस्थित करके पाई को ढूंढे तो परिणाम कुछ इस तरह दिखेंगे। सैद्धांतिक रूप से अगर हम इस प्रक्रिया को 0 से अनंत तक दोहराते हैं तो जवाब बिल्कुल पाई होगा, लेकिन निश्चित रूप से अनंत संख्याओं में शब्दों को लिखना असंभव है। हमें कहीं रुकना होगा और इसका मतलब है कि हमारा जवाब सिर्फ एक अनुमान होगा। जितने अधिक शब्द हम जोड़ते हैं उतना ही बेहतर अनुमान लगाते हैं। हम इसे एक ग्राफ पर देख सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए लाइबनिट्ज के सूत्र का परिणाम इधर उधर उछलता है, लेकिन यह धीरे धीरे पाई के वास्तविक मूल्य के करीब पहुंचता है। इस विधि का उपयोग करके पहले 10 शब्दों को जोड़ने के बाद हमें 3.0418 का जवाब मिलता है। खैर यह बहुत अच्छा नहीं है। 1000 शब्दों के बारे में क्या, अब हमें 3.1405 मिलता है। बेहतर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं है। वास्तव में लाइबनिट्ज के सूत्र का उपयोग करके हमें कुछ सही दशमलव स्थानों को प्राप्त करने के लिए लाखों शब्दों को जोड़ना होगा। यह रामानुजन के लिए पर्याप्त नहीं था और इसलिए उन्होंने अपना खुद का सूत्र निकाला। इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय बात यह है कि केवल एक शब्द जोड़ने से आप पाई के पहले 8 अंकों की सही ढंग से गणना कर लेते हैं, जो कि लाइबनिट्ज के सूत्र से हमें 1 मिलियन शब्द जोड़ने पर मिले। अनुमान से बेहतर है। परिणाम इतना अच्छा है कि पहले के ग्राफ को देखने पर रामानुजन का अनुमान तुरंत पाई के वास्तविक मूल्य के ऊपर बैठ जाता है। आपको अंतर देखने के लिए बहुत करीब से देखना होगा। किसी तरह रामानुजन ने पाई के लिए इतना शक्तिशाली सूत्र निकाला कि दशकों बाद भी इसका उपयोग पाई के लाखों अंकों को सही ढंग से गणना करने के लिए किया गया, और यह उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है। अन्य सूत्रों ने मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे कि स्ट्रिंग सिद्धांत जैसे क्षेत्रों में अनएक्सपेक्टेड यूज पाए हैं। आश्चर्यजनक रूप से उनके कुछ काम इतने गहरे और रहस्यमय हैं कि मैथमेटिशियन आज भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हार्डी रामानुजन की प्रतिभा को देखते हैं और उसके काम के हिस्सों को प्रकाशित करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि इसे बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, जैसे अंग्रेजी को बेहतर करना, संकेतन को परिष्कृत करना, परिणामों को आकार देना। इसलिए हार्डी रामानुजन के संपादक के रूप में कदम रखते हैं। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड में अपना पहला पेपर पब्लिश करते हैं, जो पाई के अनुमानों पर एक स्टडी है। यह काम उन्होंने भारत में शुरू किए थे और वह संभवतः अपनी नोटबुक्स से सीधे प्रकाशित करता रह सकता था, लेकिन समय के साथ हार्डी उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह चाहता है कि रामानुजन नए विधियों का उपयोग करके नया गणित बनाएं, जो वह उसे सिखा रहे हैं। इसलिए अभी के लिए रामानुजन नोटबुक्स को एक तरफ रख देते हैं। हार्डी का मार्गदर्शन रामानुजन में नया उत्साह जगाता है। सिर्फ 1 साल बाद वह 9 पेपर प्रकाशित करते हैं। उनमें से एक अत्यधिक समग्र संख्याओं पर केंद्रित है, ऐसी संख्याएं जिनकी छोटी संख्याओं की तुलना में अधिक भाजक होते हैं। हार्डी इस काम में रामानुजन की असाधारण अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करते हैं। रामानुजन एक के बाद एक उल्लेखनीय पेपर पब्लिश करते हैं, जिसमें हार्डी परमाणु को चमकाने और प्रस्तुति को तेज करने में मदद करते हैं। वे यहाँ तक कि परियोजनाओं पर सहयोग भी करते हैं, लेकिन उसी समय रामानुजन के लिए जीवन और मुश्किल हो जाता है। रामानुजन सबसे खराब समय पर इंग्लैंड में हैं। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। यह यूरोप और इंग्लैंड के लिए एक अंधेरे अध्याय की शुरुआत है। रामानुजन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर छात्र युद्ध में चले जाते हैं। कई वापस तो लौटते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि लिटिल वुड, जिसके साथ रामानुजन का करीबी रिश्ता बन गया था, युद्ध में वो अपना योगदान देने चले जाते हैं। आने वाले वर्षों में रामानुजन तेजी से अलग थलग पड़ जाते हैं। शायद ही अपने रूम से वो बाहर निकलते हैं और अक्सर रात भर काम करते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड का ठंडा मौसम उनके लिए कठोर है, खासकर दक्षिण भारत के एक व्यक्ति के लिए, जहां कभी ठंड नहीं पड़ती। 1914 की एक ठंडी सर्दियों के दिन एक स्टूडेंट रामानुजन से मिलने उसके ट्रिनिटी कॉलेज के कमरे में जाता है। कमरा ठंड से जमा हुआ है और रामानुजन आग के पास बैठे हैं। वह अपने आगंतुक को बताते हैं कि इतनी ठंड थी कि उसे ओवरकोट और स्कार्फ में लिपटकर सोना पड़ता था। चिंतित होकर छात्र यह जांचता है कि क्या रामानुजन के पास पर्याप्त कंबल
कंबल है उसे कंबल साफ सुथरे तह किए हुए बिस्तर में रखे मिलते हैं और तब उसे समझ आता है कि रामानुजन को नहीं पता कि कंबल को कैसे उपयोग करना है। जब छात्र उसे दिखाता है तो रामानुजन बहुत आभारी होते हैं। युद्ध रामानुजन के लिए अपने जाति के खाने पाने के नियमों का पालन करने में और कठिनाई पैदा करता है। भारत छोड़ने से पहले रामानुजन अपनी माँ से वादा करते हैं कि वह इनका पालन करेंगे, केवल शाकाहारी भोजन करेंगे। इसलिए रामानुजन अपने लिए खाना वह स्वयं बनाते हैं, साधारण चीजें जैसे चावल, दही और फल। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है सामग्री दुर्लभ हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है। अंततः वह नमक और नींबू के रस के साथ चावल पर निर्भर रहते हैं। उचित पोषण के बिना उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इन कठिन वर्षों में हार्डी के साथ रामानुजन का रिश्ता उसका सहारा बन जाता है। हार्डी रामानुजन का सबसे अच्छा दोस्त बन जाते हैं। उसकी अपार संभावनाओं को देखकर हार्डी उसे कठिन पूछ देते हैं। वह चाहते हैं कि रामानुजन अपनी प्रतिभा की पूरी सीमा तक पहुंचे। बदले में रामानुजन हार्डी की प्रशंसा का आदी हो जाते हैं। तो वह इसे साबित करना चाहते हैं कि वह इसके योग्य हैं। लेकिन यह दबाव केवल तनाव को और गहरा करता है। भारत में उसके पास कोई नहीं था जो उसे आराम करने की याद दिलाए, कोई नहीं जो काम करते समय उसके लिए खाना बनाए, कोई नहीं जो उसकी बढ़ती एकांतता और पीड़ा में उसे सांत्वना दे। गणित के लिए उसका जुनून और यहाँ तक कि हार्डी के साथ तो उसका बंधन इन खालियों को नहीं भर सकता। 1917 तक रामानुजन गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। यह कभी क्लियर नहीं हुआ कि उसे वास्तव में क्या हुआ था। कुछ का कहना है कि तपेदिक थी, अन्य लोग आंतों की बीमारी का संदेह करते हैं। शायद पोषक तत्वों की कमी अपना असर दिखा रही थी। जब हार्डी को इसकी खबर मिलती है तो वह मद्रास यूनिवर्सिटी को पत्र लिखता है कि रामानुजन एक असाध्य रोग से पीड़ित हैं। रामानुजन को एक नर्सिंग होम में भेजा जाता है, लेकिन बीमार होने पर भी वह एक आसान मरीज नहीं है। वह भोजन के बारे में चुनिंदा रहते हैं, अपने दर्द भरे शरीर के बारे में लगातार शिकायत करते हैं और दवाइयों में विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि हार्डी भी स्वीकार करता है कि उसे उचित देखभाल करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। अगले 2 वर्षों में रामानुजन कई डॉक्टरों से मिलते हैं और कम से कम 4 अलग अलग अस्पतालों और सेनेटोरियम में समय बिताते हैं और यहाँ तक कि उसकी पत्नी से पत्र कम से कम आते हैं। यह खामोशी उस पर भारी पड़ती है और वह और अधिक उदास हो जाते हैं, जब तक कि एक दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर पाते। रामानुजन लंदन के एक अंडरग्राउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा है। एक ट्रेन आती है और रामानुजन खुद पटरियों पर आ जाते हैं। एक गार्ड यह देख लेता है। वह दौड़कर आपातकालीन स्विच दबाता है। ट्रेन आवाज करती हुई रुक जाती है। रामानुजन के सामने कुछ फीट की दूरी पर पुलिस वाले उसे स्टेशन से बाहर खींचते हैं। उस समय इंग्लैंड में आत्महत्या का प्रयास एक अपराध माना जाता था। रामानुजन को गिरफ्तार कर स्कॉटलैंड यार्ड ले जाया जाता है। हार्डी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वह अपनी सारी आकर्षकता और अकादमिक स्थिति का उपयोग करके पुलिस को आश्वासन करता है कि यह व्यक्ति कोई अपराधी नहीं बल्कि एक पूर्ण प्रतिभाशाली है, इसलिए वे उसे जाने देने का फैसला करते हैं। प्रभारी अधिकारी बाद में स्वीकार करते हैं कि वे उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रामानुजन एक अन्य नर्सिंग होम में जाते हैं। फिर फरवरी 1918 में उसे हार्डी से एक तार मिलता है जिसमें इतनी अप्रत्याशित खबर है कि उसे विश्वास नहीं होता। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है, जो इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो में से एक है। यह विज्ञान में सबसे उच्च सम्मानों में से एक है, जो केवल असाधारण अंतर्दृष्टि वाले लोगों के लिए आरक्षित है। पिछले फेलो में आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन जैसे नाम शामिल हैं। रामानुजन रोमांचित हैं। वह हार्डी को जवाब देते हैं कि उसके शब्द उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन रामानुजन अभी भी गंभीर रूप से बीमार है। अब तपेदिक के लिए उपचार चल रहा है। उन्हें तेज बुखार और असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिंग होम में रहते हुए रामानुजन को मद्रास से खबर मिलती है कि उन्हें एक फेलोशिप की पेशकश की गई है जो 250 पाउंड प्रति वर्ष पर है। इसका मतलब है कि वह भारत लौट सकता है और कभी कभी अनुसंधान के लिए इंग्लैंड वापस आ सकते हैं। अब तक रामानुजन को शायद यूरोप में काफी दिन हो चुका था। वह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और हार्डी एंड कैम्ब्रिज को पीछे छोड़ देते हैं, एक ऐसी जगह जिसने उसे बहुत कुछ दिया लेकिन गहरे निशानी भी छोड़े। रामानुजन बम्बई पहुंचते हैं। उसकी माँ उसे स्वागत करने के लिए वहीं है। मद्रास में रामानुजन अंततः अपनी पत्नी से फिर मिलते हैं। जब रामानुजन इंग्लैंड गए थे तब जानकी सिर्फ 13 साल की थी, अब वह 18 साल की है। जब इंडियन मैथमेटिशियन सोसाइटी का सचिव रामानुजन को मद्रास में देखता है तो वह चौंक जाता है। वह भयानक दिखता है। उनका वजन कम हो गया है और उनका स्वभाव बदल गया है। वह अब हंसमुख और स्नेही नहीं है बल्कि उदास और ठंडा है। डॉक्टर रामानुजन को ठीक होने के लिए कहीं ठंडी जगह पर जाने की सलाह देते हैं, इसलिए वह अपने जन्म स्थान के पास एक कस्बे में चले जाते हैं और बाद में उस जगह लौटते हैं जहां उन्होंने अपनी जवानी का अधिकांश समय बिताया।
बिताए थे कुंभकोणम। इस बार उसकी पत्नी उसके साथ है। डॉक्टर उससे मिलते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जाता है। इस सब के बीच वह मैथमेटिक्स को करना नहीं छोड़ते। जनवरी 1920 में रामानुजन हार्डी को आखिरी बार पत्र लिखता है। वह अपनी एक नई खोज मॉक थीटा फंक्शन को साझा करते हैं और उदाहरण शामिल करते हैं। यह फंक्शन असाधारण और रहस्यमय है और दशकों तक कोई उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। ये उसकी अंतिम विरासत बन जाएंगे। उस समय तक रामानुजन सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। दर्द निरंतर और तीव्र था। उसकी पत्नी उसकी देखभाल करती थी, उसके पैरों और छाती पर गर्म तौलिए रखती थी, पीड़ा को कम करने की कोशिश करती थी। फिर भी अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले वह अभी भी गणित के बारे में लिखते थे। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि वह दिन रात हिसाब करते थे। वह कुछ और नहीं करते थे। उन्हें किसी और चीज में रुचि नहीं थी, बस हिसाब। वह खाने के लिए भी काम नहीं रोकते थे। उनकी पत्नी कहती है कि हमें उसके लिए चावल के गोले बनाकर उसकी हथेली में रखने पड़ते थे। क्या यह असाधारण नहीं है? 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन बेहोश हो जाते हैं। उसकी पत्नी उसके पास बैठती है, धीरे धीरे उसे पतला दूध पिलाने की कोशिश करती है। मध्य सुबह तक वह गुजर जाते हैं। वह सिर्फ 32 साल के थे। उसके लिए इस ब्रह्मांड में गणित ही सब कुछ था। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए अपनी पत्नी से कहे थे कि उनका नाम 100 सालों तक जीवित रहेगा और सही में उनका नाम आज तक चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। उनको मैथमेटिक्स में दिए गए योगदानों के लिए उनको हजारों साल तक उनका नाम लिया जाएगा। वह सच में अद्भुत थे।